Good morning, friends. Welcome back to my channel Management Mantra. I'm Dr. Barkha Gupta, and today we are discuss about the Employer State Insurance Act 1948 because इसकी पहले की previous videos भी हम इसमें देख चुके हैं, जिसमें हम 3 parts में उसे cover कर चुके हैं, जिसमें हमने कुछ definitions और उसके introductions part को लिया हुआ है। आज की जो वीडियो है ये भी definitions ही है, बट शॉर्ट नोट्स के तौर पर भी आप लोगों से इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लाइक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, सीजनल फैक्ट्री, वेजेस, इनके ऊपर क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। तो वही आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन होता है, सीजनल फैक्ट्री क्या होती है एंड वेजेस क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। अगर आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था इमीडिएट एम्प्लॉयर कौन होते हैं। ठीक है, तो इमीडिएट एम्प्लॉयर, क्या इमीडिएट एम्प्लॉयर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हो सकते हैं या प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इमीडिएट एम्प्लॉयर हो सकते हैं? इस तरह के कई क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि मान लीजिए ये एक एम्प्लॉय है, इस एम्प्लॉय को जो हायर कर रहा है वो पर्सन कहलाता है कौन? आपका इमीडिएट एम्प्लॉयर। ठीक है, वो पर्सन कहलाता है इमीडिएट एम्प्लॉयर। अब ये जो इमीडिएट एम्प्लॉयर होता है ये आपका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर भी हो सकता है। कैसे? कि मान लीजिए ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, मतलब कंपनी का जो ऑनर है उसने अगर किसी को हायर किया हुआ है तो उस केस में ये पर्सन कौन हो गया? इमीडिएट। इमीडिएट मतलब जो उसका जस्ट बॉस है उसकी बात की जा रही है। ठीक है ना, तो वो आपका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर भी हो सकता है। तो यही मैं आपको कहना चाह रही थी। या फिर क्या हो सकता है कि जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसने किसी को हायर किया हुआ है रिक्रूटमेंट करने के लिए, तो वो पर्सन आपका इमीडिएट एम्प्लॉयर है और फिर नीचे आपका एम्प्लॉय जिसे उसने रिक्रूट किया है। तो टोटल मिलाकर अगर देखा तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन हो गया? वो पर्सन हो गया जो उस कंपनी का पूरा काम जो है वो देख रहा है, जो उस कंपनी के जितने भी बड़े डिसीजन हैं वो ले रहा है। वो पर्सन कौन है? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर हम बात करें किसी फैक्ट्री की, तो उस फैक्ट्री में उस कंपनी का या उस फैक्ट्री का ऑनर, उस फैक्ट्री का जो ऑक्यूपायर है वो कहलाएगा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स। या फिर हम कह सकते हैं कि कोई मैनेजिंग एजेंट जिसे ऑक्यूपायर ने हायर किया हुआ है अपने टास्क को कंप्लीट कराने के लिए, वो पर्सन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कहलाएगा। या फिर कोई डिसीज्ड ऑनर है, मतलब कोई डिसीज ऑनर या ऑक्यूपाइड है जो बीमार है, उसने अपने किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हायर किया हुआ है, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, है ना। तो वो सारे पर्सन यहाँ पर कौन कहला रहे हैं? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स कहलाएंगे। ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 में आपको इसके बारे में बताया गया है। या फिर कोई भी स्टेब्लिशमेंट जिसका जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के हाथ में है, तो उस केस में क्या होगा कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है वो अपॉइंट करती है, मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ पर किसी को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, किसी को अपॉइंट किया जाता है, तो वो पर्सन यहाँ पर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो या फिर आपका जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट अगर किसी को अपॉइंट करती है तो वो पर्सन कौन कहलाएगा? ऑक्यूपायर, सॉरी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कहलाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट कोई अथॉरिटीज नहीं रखती है तो उस केस में क्या होगा? जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो वहां पर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कहलाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट में या फिर किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में जिसमें गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है, या कोई भी इस्टेब्लिशमेंट में जिसमें कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबल है सारे सुपरविजन के लिए, कंट्रोल के लिए, जो वहां के सारे टास्क को देख रहा है, वो पर्सन आपका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कहलाएगा। ये इसमें आपको बताया गया है। तो कह सकते हैं हम कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो उस कंपनी का मालिक है बेसिकली वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है। ठीक है, उसी के डिफरेंट टर्म्स यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। सीजनल फैक्ट्री, सेक्शन 2 सबसेक्शन 19A। सीजनल फैक्ट्रीज क्या होता है? सो सीजनल फैक्ट्रीज अगर देखा जाए तो वर्ड से आपको क्लियर हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये जो बात की जा रही है वो ऐसी फैक्ट्रीज की बात की जा रही है जो किसी पर्टिकुलर सीजन्स में ही काम करती हैं, जो रेगुलर बेसिस पर काम नहीं करती, मतलब 12 महीने काम ना करके कुछ महीने ही काम करती हैं, ऐसी फैक्ट्री सीजनल फैक्ट्रीज होंगी। आपको अगर वर्ड से क्लियर हो रहा हो तो आपके माइंड में कुछ एग्जांपल्स भी आ रहे होंगे कि अच्छा हाँ हो सकता है कि दे आर टॉकिंग अबाउट द मस्टर्ड, दे आर टॉकिंग अबाउट कि वीट की जो खेती हो रही है तो उसके रिगार्डिंग रिगार्डिंग भी हम देखते हैं कि हाँ सीजन्स की बात की जा रही है। और फैक्ट्रीज की अगर मैं बोलूँ तो वुलन क्लॉथ भी एक तरह का सीजनल फैक्ट्री वाला मटेरियल है।
तो वो उस समय ही होगा। रेनकोट की जो रेनकोट जहाँ पर बनते हैं, आइसक्रीम फैक्ट्रीज की अगर हम बात करें, तो ये सब आपकी क्या है, सीजनल फैक्ट्रीज हैं जो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर ही काम करती हैं, अदरवाइज नहीं करती हैं। तो ऐसी फैक्ट्रीज ही कौन सी कहलाएंगी, सीजनल फैक्ट्रीज कहलाएंगी। तो ये जो फैक्ट्रीज है, अ फैक्ट्री विच इज एक्सक्लूसिवली engaged in one or more of the following manufacturing processes। किन किन प्रोसेसेस में इंक्लूड है, लाइक कॉटन गैनिंग हो गया, कॉटन एंड जूट प्रोसेसिंग प्रेसिंग हो गया, फिर इसके अलावा डिकॉटेशंस हो गया ऑफ ग्राउंड नट्स, देन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी, इंडिगो, लाख, रबर, शुगर, या फिर हम गुड़ की बात करते हैं, टी। इस तरह की जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेसेस हो रही हैं, वो फैक्ट्रीज यहाँ पर कहलाती हैं आपकी सीजनल फैक्ट्रीज। बट मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो सीजनल फैक्ट्रीज हैं विच इज एंगेज्ड फॉर अ पीरियड नॉट एग्जिस्टिंग 7 days, इनका सॉरी 7 month इन अ ईयर, मतलब एक साल में ये सिर्फ 7 महीने ही रन कर सकती है, वो फैक्ट्री यहाँ पर सीजनल फैक्ट्री कहलाएगी। कितना, 7 month। अगर 7 month से ज्यादा कोई फैक्ट्री अगर काम कर रही है तो वो सीजनल फैक्ट्री की कैटेगरी में नहीं आएगी। अगर कोई 7 month तक ही अगर वर्किंग है तो वो यहाँ पर आपकी कहलाएगी सीजनल फैक्ट्री। ठीक है, 7 month तक अगर है तो वो कहलाएगी आपकी सीजनल फैक्ट्री। वही चीज यहाँ पर आपको बताई गई है, एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट वन, इसे आप याद रखिएगा। फिर इन एनी प्रोसेस ऑफ जो आपकी ब्लेंडिंग हो रही है, पैकेजिंग, रीपैकेजिंग, टी, कॉफी, वो भी सब इसी में ही इंक्लूड होती हैं। या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो सेंटर गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस में जहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, वो यहाँ पर सीजनल फैक्ट्रीज कहलाती है। बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि 7 month से ज्यादा वो काम नहीं करनी चाहिए एक साल में। नाउ द वेजेस, ये वेजेस अकॉर्डिंग टू सेक्शन सबसेक्शन 22। अब जैसा मैंने पहले भी बताया हुआ है, जब भी ये डेफिनेशन आई है वेजेस की, कि वेजेस का मतलब तो एक ही होता है, बट अकॉर्डिंग टू एक्ट उसके मतलब चेंज होते जाते हैं। ठीक है ना, तो यही चीज आपको यहाँ पर भी ध्यान दे रही है। तो ऑल द रेन्यूमरेशन पेड और पेएबल इन कैश टू एन एम्प्लॉय इफ द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड वर फुलफिल एंड इंक्लूड, दैट मीन्स, सिंपल सी अगर लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, कोई भी पैसा जो दिया जा रहा है, पे किया जा रहा है, रेन्यूमरेशन दिया जा रहा है किसी भी एम्प्लॉयज को उसके एम्प्लॉयमेंट के दौरान, तो वो वेज कहलाएगा। ठीक है, और ये जो वेज है, एनी इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है। मान लीजिए कोई पर्सन जो है, अगर उसने ऑथराइज लीव ली हुई है, या वो लॉकआउट जो है लॉकआउट हो गया है, वो भी लीगल लॉकआउट हुआ है, स्ट्राइक हुई है, वो भी लीगल हुई है, तो इस केस में उसका जो वेजेस है जो वो उसको मिलेगा ही मिलेगा। इस केस में भी उसका वेजेस उसको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि ऐसे केसेस में उसको वेजेस उसका हटा दिया जाए। ठीक है, तो वो चीज आपको बताई गई है। सीधा सा फंडा है कि वेजेस जो उसका मंथली वेजेस उसे मिलता है, वो उसके काम के बदले में उसे मिलता है। लेकिन अगर उसकी जो सर्विसेज है वो किसी वजह से अगर क्या हो रही है, इंटरप्टेड हो रही है, वो इंटरप्टेड किस वजह से हो रही है, या तो लीगल स्ट्राइक, लीगल लॉकआउट, या फिर ऑथराइज लीव की वजह से हो रही है, तो उस केस में वो भी उसका जो पीरियड होगा वेज पीरियड में काउंट होगा। मतलब उस पीरियड के लिए भी उसको जो वेजेस है वो गिवन होगा। लेकिन ये जो इंटरवल है, वो सिर्फ लाइक ये जो इंटरवल्स है इसके लिए बताया गया है, पेड एट इंटरवल्स नॉट एग्जिस्टिंग 2 months। अगर किसी और वजह से अगर किसी तरह का कोई इंटरवल आता है तो वो उसको सिर्फ 2 महीने तक का ही उसको पे मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा इनके अलावा। ठीक है, बट डज नॉट इंक्लूड, इसमें कुछ चीजें हैं जो इंक्लूड नहीं है। वो क्या क्या चीजें हैं, पहली चीज, कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर के थ्रू दिया जा रहा है, लाइक फॉर एग्जाम्पल उसे पेंशन फंड, अगर पेंशन के फंड की हम बात करें या प्रोविडेंट फंड की हम बात करें, तो वो वेजेस में इंक्लूड नहीं है। इसके अलावा कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंसेस अगर हम बात करें, ये जो ट्रैवलिंग के लिए दिया जा रहा है या कोई भी कंसेशन दिया जा रहा है, वो वेजेस में इंक्लूड नहीं होगा। कोई भी सम पेड जो कि किसी पर्सन को मिल रहा है, ठीक है, तो उस केस में भी वो आपका यहाँ पर जो लाइक किसी का पर्सन को अगर किसी तरह का कोई अदर पेमेंट दिया जा रहा है, कोई स्पेशल एक्सपेंसेस उसे दिए जा रहे हैं, तो वो भी आपके वेजेस में इंक्लूड नहीं होगा। और जब वो डिस्चार्ज हो रहा है तो उस टाइम पर जो ग्रेजुटी मिलती है वो भी आपकी वेजेस में इंक्लूड नहीं होगी। तो दैट मीन्स कि ये सारे पॉइंट्स आपके ग्रेजुटी में इंक्लूड
नहीं होंगे, सॉरी वेजेस में इंक्लूड नहीं होंगे, सॉरी वेजेस में इंक्लूड नहीं होंगे। वेजेस में आपका वो पैसा जो उसकी सर्विस के बदले में दिया जा रहा है, दैट मनी इज इंक्लूड इन वेजेस, बट बाकी जितना भी पैसा है वो आपका वेजेस में इंक्लूड नहीं होगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दी three of the definitions: principal employer, wages and seasonal factories. Thank you for listening. कोई भी डाउट है तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज फॉलो दी अदर वीडियोस आल्सो। थैंक यू।